चलिए, नमस्कार सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीजीटी पीजीटी अकादमी पर। मैं हूं सुजीत सर और साथियों, हम लोग लगातार आपको प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं। कल से हमारी बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। 29 मार्च से आपके बैच सारे स्टार्ट हो जाएंगे, तो जल्दी से जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं। ये हमारी पूरी टीम है तरकस बैच की, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है आपका हिंदी जो अभी क्लास चल रही है, संस्कृत जो इसके बाद चलेगी, सीडीपी जो चल चुकी है, एसएसटी जो है आपका ये मैम पढ़ा रही है, मैथ जो है आपका देख सकते हैं, और ईवीएस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सभी का स्वागत है। ठीक है, ताकि जो है आप लोग जल्दी से जुड़े रहें। यहाँ पर मैं बात करूंगा टेट का आवेदन कैसे क्या करना है। बहुत सारे तामझाम है, ठीक है, बहुत सारे तामझाम है। लाइव फोटो लग रही है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि जाकर के साइबर कैफे में जाए, जो बेहतरीन हो वहां पर जाकर के खुद जो है आप वहां पे अपडेट हो। चलिए, अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न की व्याख्या करेंगे। फिर जिस दिन से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, थ्योरी आपकी चलने लगेगी। ठीक है, एडमिशन ओपन है, आप जुड़ सकते हो। जल्दी से बताइए। यहाँ पर र है वर्त या लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन। दरअसल न्यूज अपडेट, देखो न्यूज अपडेट अभी मैं बाद में दूंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं नहीं था, सुबह सुबह लेट हुआ। न्यूज अपडेट आपको दोपहर में चली जाएगी या इसके बाद चली जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे र है, क्या है, लुंठित है, पता ही है। सघोष में भी आता है, सघोष में भी आता है, अल्पप्राण में भी आता है, सबको पता है। देखो, सघोष और अघोष दो होते हैं, आपको पता है, सघोष और अघोष। तो सघोष में क्या होता है, तीसरा चौथा पांचवा, तथा आपका ये लव हो गया। अल्प प्राण में अंतस्थ में लव हो जाता है, वहां भी हो जाएगा। ठीक है, लुंठित इसको बोलते ही है, प्रकंपित भी बोलते हैं। और आपका वर्त तो है ही, आपका आंसर ए निकल के आ गया। यानी इस अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यूपी टेट का बैच जो है, यूपी टेट का जो बैच है, आपको 1199 रुपए में छूट के साथ मिल रहा है। जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन ओपन है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। अब देखिए, इसमें सारे कुछ दे दिए गए हैं, थोड़ा सा आपको समझ के उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से जो नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि क्लासेस उनको मिलती रहे। चलिए, यानी स्पर्श व्यंजन चारों हैं, इसके बस नहीं जान पाएंगे। कंठ, कंठ में भी चारों हैं, नहीं कर पाएंगे। अघोष और महाप्राण, महाप्राण दूसरा और चौथा होता है, यानी यहाँ पे दूसरा और चौथा है तभी। अब हम केवल अघोष के माध्यम से जान पाएंगे, यानी अघोष में पहला वर्ण और दूसरा वर्ण आएगा। ठीक है, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण आएगा। यहाँ पर स्पर्श व्यंजन, यानी क से माँ तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर जो है कंठ में क ख ग घ सब होते हैं। अघोष महाप्राण में दूसरा और चौथा, यानी दूसरा और चौथा वर्ण होता है। अब जल्दी बताइए क्या होगा। जल्दी से कमेंट करें। बी। सचिन गुड मॉर्निंग, स्वागत है। अब देखो, ख क्या हो जाएगा, ख क्या हो जाएगा, ख। ठीक है, अब अघोष में क्या होता है, पहला और दूसरा वर्ण होता है। अघोष में क्या होता है, पहला और दूसरा वर्ण होता है, इसलिए आपका सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह जो है आपका अघोष में पहला दूसरा वर्ण होता है, तथा स होता है, तथा श होता है। ठीक है, सघोष में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो जाता है, साथ ही साथ य र ल व ह ये हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी आपका यहाँ विकल्प आपका सी। तो जिन्होंने भी सी लगाया है बहुत अच्छा है। डी कैसे आगे नहीं समझ में आया, इसमें डी कहाँ लग गया भाई। अघोष, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लियर कर पाएंगे, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, चारों बराबर बैठेंगे। अगर हमको जो अलग से करना है वह अघोष के अकॉर्डिंग, क्योंकि अघोष में पहला और दूसरा वर्ण होता है, यानी यहाँ पर ये वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, पूजनीय, उज्जवल, पारिपार्श्विक, ज्योत्सना।
देखिएगा, हम लोग अक्सर पूजनीय बोलते हैं ना, ये गलत है। क्या हो जाएगा? पूजनीय होता है, याद कर लीजिए, ये बहुत बार आप लोग गलत करते हो, हर बार ये गलत करते हो। पूजनीय जो है वह पूजनीय हो जाएगा। उज्जवल का क्या हो जाएगा? उज्जवल हो जाएगा। व्यंजन संधि पढ़ेंगे, उत प्लस ज्वल डबल जा रहेगा, ठीक है, ये शुद्ध होगा। ज्योत्सना का ज्योत्सना हो जाएगा, ठीक है। आपका जो शुद्ध है वह पारिपार्श्विक है, ये सी वाला विकल्प सिद्ध है। बाकी तीन ए बी और डी तीनों गलत है, तीनों क्या है? गलत है। क्लियर हो गया? आप लोग इस चीज को जानते रहिएगा। तो 6 का डी जिन्होंने दिया, डी कैसे आ गया भाई? रेखा, कैसे सारे प्रश्न गलत हो रहे हैं तुम्हारे? ठीक, ये आपका हो गया। वर्तनी अशुद्ध बताइए। मनोकामना, मनोहर, मनोयोग, मनोरथ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या अशुद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मनोकामना, मनोहर, मनोयोग, मनोरथ, इसमें क्या अशुद्ध है और एक गलत है, बाकी तीन सही है। चलिए देखते हैं। मना प्लस रथ, मना प्लस रथ, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आ को ओ हो जाएगा, मनोरथ हो जाएगा विसर्ग संधि के तहत, सही है। मना प्लस योग, मना प्लस योग, यानी यहाँ पे अ विसर्ग पहले अ है, यानी यो यहाँ क्या हो जाएगा? मनोयोग हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। मना प्लस हर, मना प्लस हर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मनोहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनोहर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है ए विकल्प जो है, ये मनोकामना क्या है? हम लोग अक्सर ये, हम आप देखेंगे मंदिरों में भी यही लिखा रहता है, हम लोग यही बोलते भी हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण करिए, ठीक है। तो मनोकामना नहीं होता है, क्या होता है? मनः कामना होता है, मनः कामना होता है, ठीक है। अब ये किस लिए होता है मैं समझा भी दे रहा हूँ, यहाँ से नियम भी समझ लेना ताकि कोई दिक्कत न हो। नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग, यानी विसर्ग के बाद क ख प फ हो, यानी विसर्ग के बाद क ख प फ हो, तो कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। पर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यानी विसर्ग है, यानी यहाँ क ख प फ, इन चारों में कोई एक आ जाएगा तो जस का तस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ है? मनः प्लस यहाँ क आ गया, इसीलिए मनः कामना हो गया है, मनोकामना नहीं हुआ है। इस नियम से ऐसे हुआ है। ऐसे इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हमने लिखा दू प्लस ख, दू प्लस ख, ख आ गया ना, यानी दुख। आज जाएंगे दुख क्यों ऐसे लिखा जाता है। ऐसे प्रातः प्लस काल, तो प्रातः प्लस काल, विसर्ग के बाद का आ गया तो वही उतार दिया जाता है, प्रातः कलाल। तो आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों लिखा जाता है, यानी आपका आंसर ए गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देशज का मतलब क्या होता है? देश प्लस ज, यानी ज मतलब उत्पन्न, ज मतलब उत्पन्न, देश में उत्पन्न। यहाँ पे ऐसे शब्द जो है, ठीक है, यहाँ पे तो ये गोबर, घोड़ा और ये सारे तद्भव हैं, ठीक है। कटोरा जो है आपका क्या हो जाएगा? देशज है, यानी हमारे, हमने इसको उत्पन्न किया, हमारे द्वारा यह शब्द लाया गया है। तो बहुत सारे देशज शब्द हैं, देशज शब्द बहुत सारे हैं, जैसे कटोरा हो गया, तेंदुआ, खिड़की, खिचड़ी, ठेस, ठीक है। तो ये कटोरा, तेंदुआ, खिड़की, खिचड़ी, ठेस, ये सब क्या है? ये सब सारे शब्द, बहुत सारे शब्द अभी हैं, बस केवल मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। लोटा, बाल्टी नहीं है, लोटा ही है, ठीक है।
ये सब क्या है, ये सब सारे देशज के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं डी आंसर। तो उम्मीद है कि आपने डी लगा दिया होगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। देशज शब्द छांटिए, फिर देशज आ गया है। तारीख, डिबिया, सूरज, जन्म। ठीक, तारीख विदेशी शब्द है। ठीक है, सूरज तद्भव है। ठीक है, जन्म भी तद्भव है। डिबिया, डिबिया क्या है आपका, देशज के अंतर्गत आएगा। गुड मॉर्निंग, स्वागत है। या क्लासेस पर डे चलती हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। डिबिया जो है वह देशज शब्द है। ठीक, आगे देखते हैं। तद्भव का निर्दिष्ट करिए। तद्भव का मतलब क्या होता है समझिए, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका समय के साथ रूप परिवर्तन हुआ, यानी पाली में कुछ हुए, प्राकृत में कुछ हुए, अपभ्रंश में कुछ हुए और हिंदी में कुछ प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है तद्भव शब्द का निर्दिष्ट कीजिए। आधा, कूप, विद्या, व्योम। ठीक है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, बहुत सिंपल से भैया। ये क्या हो जाएगा, इसका अर्थ जो है तत्सम हो जाएगा। ये इस आधा जो है यह आपका तत्व, बाकी कूप, विद्या, व्योम ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सब तत्सम शब्द यानी संस्कृत वाले शब्द है। ठीक है, यानी जो ए विकल्प है आधा का हम बोलते हैं अर्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध बोलते हैं। यानी यहाँ पर आंसर, कूप का मतलब कुआं होता है। अगर इसका तद्भव बनाएंगे ना, कुआं बनेगा। तद्भव बने कुआं। ठीक है, व्योम का क्या बनेगा, आकाश बनेगा। ठीक है, तो ये तद्भव बना सकते हैं आप। चलिए, सुषुप्ति का विलोम है। सुषुप्ति का विलोम है यहाँ पे निषेध, सुमति, समष्टि, जागृति। यानी हर एक टॉपिक से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक टॉपिक को यहाँ टच किया गया है। देखो, सुषुप्त मतलब होता है सोना, सोने की अवस्था, यानी जब सोने की अवस्था करते हैं। क्या हो जाएगा, जागृति। सुमति, जहां सुमति कुमति, समस्त का व्यष्टि। ठीक है, यानी जागृत मतलब जागना। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सुमित। ठीक है, चलो डी विकल्प आ गया, डी विकल्प लगा लिया आप लोगों ने। अगला है सही तत्सम तद्भव युग्म बताइए। कौन सा सही तत्सम तद्भव युग्म है। श्रावण, सुनार, सरकरा, सरसों, लेपन, लाज, रज्जु, रस्सी। यानी एग्जैक्ट बाकी बताना है, बाकी तो गलत ही है। इसमें जो सबसे सही है रज्जु और रस्सी। क्या है, रज्जु और रस्सी जो है वह बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, बाकी तीनों के मिलान गलत है। ठीक है, तो 9 का डी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। विलोमवाची, विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समनाभास, समनार्थी। पर्यायवाची मतलब क्या होता है समझिए। जैसे हमने लिखा सूर्य, हमने क्या लिखा, सूर्य। क्या लिखा, दिनकर, दिवाकर, भास्कर। ठीक है, मार्तन। ये क्या है, यानी इससे मिलते जुलते हैं। पर्यायवाची मतलब होता है उसके समानार्थी का आना। ठीक है, प्रणाम, स्वागत है। ठीक है, स्वागत सभी का है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, समानार्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्यायवाची को हम लोग क्या बोलते हैं, समानार्थी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक, समानार्थी यानी समान, उसके जैसे सिमिलर है। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, यहाँ गंदला, मैला, मलिन किसका है, प्रलय का, धवल का, पंकिल का, पामर का। ठीक है, किसका है, जल्दी से आपको यह बताना है।
क्या हो जाएगा? पामिल का मतलब क्या था? दुष्ट, अधम, पापी, यानी पामर का अर्थ देखो, पामर आप लोग न जानते होंगे तो जान लीजिए, क्योंकि पामर का मतलब क्या होता है? दुष्ट, अधम, पापी, नीच, ये सब पामर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन गंदला, मैला, मलिन या पंकिल, यानी इसका पर्यायवाची पंकिल। धवल मतलब सफेद, स्वच्छ, ये सब धवल के अंतर्गत आपके आएंगे। ठीक है, चलिए, यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाएगी? ठीक है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाएगी? आग्नेय कहलाएगी, ईशान कहलाएगी, वायव्य कहलाएगी, नैऋत्य कहलाएगी। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, किसी भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, यूपी टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए देखिए, ईशान कोण पढ़ते हैं ना, ईशान कोण, यानी ईशान कोण क्या होता है? पूरब और उत्तर के बीच, ये बहुत शुभ कोण माना जाता है, बहुत शुभ कोण माना जाता है। ठीक है, ईशान कोण यानी पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाएगी? ईशान कोण कहलाएगी। ठीक है, तो बहुत शुभ कोण माना जाता है। आप लोग जब पूजा पाठ करते हैं, घर बनवाते हैं, इस पे जरूर ध्यान रखते हैं। पूर्व और दक्षिण के बीच का कोण, पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा, यानी यहाँ पर जो आग्नेय होता है वह पूरब और दक्षिण के बीच का होता है। ठीक है, वहीं उत्तर और पश्चिम के बीच, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, ठीक है, याद कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट कॉपी पेन लेके बैठा करिए, मैं बार बार कहता हूं। ठीक है, ठीक है, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, यानी यहां पर मैंने सब लिख दिया है। पूरब और उत्तर के बीच की कोण जो है उसको हम ईशान बोलते हैं, ईशान कोण बोलते हैं। पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा जो कोण होती है वह आग्नेय कहलाती है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा जो है वह वायव्य कहलाती है, और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य कहलाती है। आप समझ गए इस चीज को? चलिए, क्लियर हो गया? सब लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि यह मालूम रहे कि कौन सी दिशा क्या होती है। ठीक, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री अध्यूढ़ा, परित्यक्ता, अनूढ़ा, खंडिता। वाक्यांश के एक शब्द होते हैं ना, वहां भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। वह स्त्री जिसका पति छोड़ दे, यानी उसे परित्यक्ता बोलते हैं। यानी वह स्त्री जिसका पति उसको छोड़ दे, उसको हम क्या बोलेंगे? परित्यक्ता बोलेंगे। देखो, वह स्त्री जिसका पति रात में किसी दूसरे स्त्री के पास से आता हो, दूसरे स्त्री के पास से आता हो, उसे क्या बोलेंगे? खंडिता बोलेंगे। आता हो, यानी खंडिता का मतलब क्या होता है? वह स्त्री का पति, यहाँ पति की बात हो रही है, जिसका पति रात में किसी दूसरे स्त्री के पास से आता है। ठीक है, यानी कोई शादी हो गया है, उसका पति किसी दूसरे स्त्री के पास से आ रहा है, वह क्या होगा? वह हो जाएगा खंडिता, आपका हो जाएगा। इसको भी जानते रहिए। अध्यूढ़ा चूंकि आपका आंसर है, अध्यूढ़ा क्या है? आपका आंसर है, यानी वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? अध्यूढ़ा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यह आप जानते रहे, बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। चलिए,
स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, स्त्रीत्व। यहाँ पे जानिएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वह भाववाचक पूछा जाता है। इसमें प्रत्यय अगर लग गया, प्रत्यय लग गया समझ लो, प्रत्यय लग गया तो समझ लो वह भाववाचक है। वह क्या है? भाववाचक है। प्रत्यय अगर लग गया तो वह भाववाचक है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे कैसे बना हुआ है? स्त्री प्लस त्व, स्त्री प्लस त्व, त्व क्या है? प्रत्यय है, त्व क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, चलिए स्त्री। अब देखो भाववाचक संज्ञा किससे किससे बनाते हैं, किससे किससे भाववाचक बनाते हैं? यह जातिवाचक से बना हुआ भाववाचक है। तो हम स्त्री मतलब भाववाचक संज्ञा कई बार पूछा गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला हम जातिवाचक से भाववाचक बनाते हैं, जातिवाचक से भाववाचक बनाते हैं, भाववाचक बनाते हैं। फिर दूसरा सर्वनाम से बनाते हैं, सर्वनाम से भाववाचक बनाते हैं, सर्वनाम से भाववाचक बनाते हैं। ठीक है, तीसरा विशेषण से बनाते हैं, विशेषण से। चौथा क्रिया से, और पांचवा जो है अव्यय से बनाते हैं, अव्यय से। यानी 5 प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे ये पूछ लेता स्त्रीत्व जो है वह किससे बनी है? जातिवाचक से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से। तो कहोगे स्त्री क्या है? स्त्री एक जाति है। स्त्री क्या है? स्त्री एक जाति होती है। यानी यह जातिवाचक से भाववाचक बनाया गया है। ठीक है, यानी आपका आंसर सी हो गया। तो मैंने कुछ डिटेल भी दे दी आपको जानने के लिए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? ठीक है, कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। ठीक है, तो ये क्या देगा? कपट, करे वो कपट है। ठीक है, जिसके प्रायः, जिसके अंत में ता प्रत्यय लगता है, ता प्रत्यय लगता है, वह स्त्रीलिंग होता है। ये प्रायः मतलब अपवाद भी है, स्त्रीलिंग होता है। यानी यहाँ मूर्खता, सुंदरता, नम्रता। ठीक है, देखिए ये पकड़ लेंगे, जिसके अंदर में ता मैंने कहा ना, ता वाला। ठीक है, तो आप ऐसे पकड़ लेंगे। ठीक है, अब निद्रा कैसे आएंगी? जिससे नींद। ठीक, चलिए अगला क्लास देखते हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक क्या है? रमेश की पुस्तक पुरानी है। इसमें पुस्तक क्या है? विशेष्य है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। आपको पुस्तक बताना है, पुस्तक क्या है? अब देखिए यहाँ पे पुस्तक क्या हो गया? विशेष्य हो गया। यानी विशेष क्या होता है? या तो संज्ञा होता है या तो सर्वनाम होता है। यानी विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए उसे हम क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। विशेषण किसकी विशेषता बताएगा? विशेष्य की। अब विशेष्य वह चाहे संज्ञा हो चाहे वह सर्वनाम हो। यानी यहाँ पर जो हो गया, और पुराना क्या होगा? पुरानी, पुरानी क्या हो जाएगा आपका? विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे विशेषण, पुरानी क्या है? विशेषता बता रहा है ना, किताब कैसी है? पुरानी है। यानी किताब की विशेषता क्या है? वो पुरानी है। इसलिए यहाँ पे विशेषण जो हो गया पुरानी हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर विशेष ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन सा पद है? यहाँ पे विशेष से पूछा है। ठीक है, विशेषण नहीं पूछा है, विशेष से पूछा है। ठीक, विशेष से। विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसे हम विशेष से कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है। जैसे यहाँ पर घर, आदमी और वस्त्र तीनों क्या है? विशेष हैं। यानी घर, आदमी, वस्त्र। ठीक है, बाकी नीला, छोटा, छोटा नीला, सब ये विशेषण है।
सब ये क्या है, विशेषण है। क्लियर हो गया। हाँ, सबका 17 का 80। ठीक। उपसर्ग किसे कहते हैं? देखो यहाँ पे उपसर्ग पूछा गया है, यहाँ पर सारे विकल्प दिए गए हैं, थोड़ा सा बड़े विकल्प हैं लेकिन सरल विकल्प हैं। कह रहा है उपसर्ग जो शब्दांश मूल शब्द के बाद जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, उपसर्ग बोलते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जो शब्द किसी वाक्य को ही नकारात्मक बना देते हैं, इनमें से कोई नहीं। अब देखो, जो शब्दांश मूल शब्द के बाद में, देखो जब बाद में कोई चीज लगेगी ना, उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। जब भी शब्दांश के बाद में कोई चीजें लगेंगी उसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, लेकिन शब्दांश के पहले अगर लग गया, यानी उपसर्ग हमेशा क्या होता है, शब्दांश के पहले लगता है, और प्रत्यय जो होता है वह शब्दांश के बाद लगता है। ठीक है, तो जो ए विकल्प है वह प्रत्यय की परिभाषा परिभाषित कर रही है, और जो बी विकल्प है आपका वह आंसर है, वह उपसर्ग का परिभाषा कर रहा है। अरे सर क्लास ले रहे हैं। क्लियर हो गया, यानी यहां पर बी विकल्प हो गया। आगे देखते हैं व्याप्त। व्याप्त में कौन संधि है? एक ट्रिक याद कर लीजिए, ट्रिक याद कर लीजिए, काम देगा। ट्रिक याद कर लीजिए, यदि य के ठीक पहले आधा अक्षर हो तो प्रायः यण संधि होता है। यानी प्रायः मतलब 100 में 100% नहीं, 90%। यानी यहां पर य के पहले क्या आ गया, आधा अक्षर आ गया। य के पहले क्या आ गया, आधा अक्षर आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। जैसे हमने लिखा स्वागत, क्या लिखा, स्वागत, यानी व के पहले क्या आ गया, आधा अक्षर आ गया। हमने लिखा प्रत्येक, क्या लिखा, प्रत्येक, य के पहले क्या आ गया, आधा अक्षर आ गया। ठीक है, हमने लिखा देव्यागमन, देव्यागमन, क्या आ गया, यहाँ आ गया। हमने लिखा व्यंजन, तो आधा अक्षर आ गया। ये ट्रिक है, आप पकड़ लोगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके सही जाएंगे। यदि ये र के ठीक पहले आधा अक्षर अगर आपको दिखता है तो ज्यादातर क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है यण संधि। ज्यादातर, मैंने कहा ये 100% नहीं कहा है, मैंने कहा ज्यादातर ये ट्रिक आपको काम कर जाएगी। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। सतधर्म में कौन सा समास है? ठीक है, सतधर्म में, यानी सत है जो धर्म, सत है जो धर्म। ठीक है, यानी यहाँ पर विशेषण विशेष की बात हो रही है। सत मतलब अच्छा, अच्छा जो धर्म है, विशेषण और विशेष की बात हो रही है। जब भी विशेषण और विशेष की बात की जाए तो एक ही समास का नाम याद आता है हमें, आपको भी वह आता होगा, कर्मधारय समास का, जहां पर विशेषण विशेष की बात की जाए। क्लियर हो गया। जब भी विशेषण विशेष की बात आए, जैसे परमानंद, जैसे परमात्मा, परम है जो आत्मा, परमानंद, परम है जो आनंद। ठीक है, नील गाय, गाय कैसी है, नीली है। काली मिर्च, मिर्च कैसी है, काली है। ठीक है, ये तमाम प्रकार के जो हैं इसके उदाहरण है। ठीक है, किसके, कर्मधारय के। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं अगला क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? ठीक है, पहली बार बता दूं, संचारी भाव 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं, जिनको हम व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं। ठीक है, रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और क्या बोलते हैं, अस्थाई भाव। यहाँ रोमांच, हर्ष, गर्व और उन्माद, ये 4 विकल्प हैं। पानी है, चाय मंगाओ।
ठीक है। आह, पढ़ते वक्त भाई प्यास बहुत लग जाती है, अब गर्मी आ गई ना। अब देखिए, रोमांच जो है यह नहीं है, हर्ष, गर्व, उन्माद, ये सारे संचारी भाव हैं। ये क्या है? ये सात्विक भाव है। ये क्या है? सात्विक भाव है। सात्विक भाव जो होते हैं वह 8 भेद होते हैं। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सात्विक भाव कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसी 8 में एक है रोमांच है, ठीक है। और सात्विक भाव किसके अंतर्गत आते हैं? अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? कायिक हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? वाचिक हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? सात्विक हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? आहार्य हो जाएगा। आहार्य, ठीक है। ये अनुभाव के 4 भेद होते हैं। कायिक, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा थ्योरी, सारी चीजें वहां पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सात्विक के जो है 8 भेद होते हैं। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, यानी इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सात्विक होता है, ठीक है। यहाँ पे स्तंभ, रोमांच, असुर, ये सब किस में आएंगे? इसी में अंतर आपके आएंगे। तो यहाँ पर आप वो भी चीज जान सकते हो, वहां पर भी जैसे मैंने पूछ लिया अनुभाव के कितने भेद हैं, तो कहोगे 4। सात्विक के कितने भेद हैं, तो कहोगे 8। प्रश्न पूछ दिया ना। चलिए, नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? यानी भरत मुनि के अनुसार, ठीक है। भरत मुनि का एक नाटक है नाट्य शास्त्र। क्या है? नाट्य शास्त्र है, ठीक है। नाट्य शास्त्र याद कर लीजिए। इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको मैं याद करा दूंगा, हालांकि थ्योरी चलेगी आपके, लेकिन बेसिक बेसिक में बता दे रहा हूँ। नाट्य शास्त्र इन्होंने क्या किया है? 8 रस माने हैं। 8 रस माने हैं, 4 अलंकार माने हैं। क्या माने हैं? 4 अलंकार। अगर मान लीजिए अलंकार पूछ लेता कि भरत मुनि ने कितने अलंकार माने हैं, तो वहां पर उपमा, रूपक, दीपक, यमक, ये जो 4 अलंकार हैं वह कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक, दीपक और यमक, ये 4 अलंकार इन्होंने केवल माने हैं। 8 रस, यानी यहाँ पर 8 रस कुल माने हैं। कितने? 8 रस माने हैं, ठीक है। 8 रस माने हैं। बाद में कई वर्षों तक 9 रस रहा। अब वर्तमान समय में हमारे यहाँ टोटल 11 रस। अगर ये पूछता रसों की संख्या कितनी है, तब जो है वह आपको क्या बोलते? 11 बताना पड़ता, ठीक है। क्या बताना पड़ता? 11। तो 9वां देखिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जो 9वां रस आया, 9वां जो रस आया, 9वां रस जो आया, रस आया, याद करिए, वह शांत रस आया। कौन सा आया? शांत रस आया, ठीक है। 9वां रस क्या आया? शांत रस आया। 10वां जो रस आया, 10वां जो रस आया, ठीक है, वह क्या आया? भक्ति रस आया। ओ क्या बोलते हैं? शांत रस हो गया, वात्सल्य हो गया, और ग्रामा जो हो गया वह रस जो हो गया भक्ति रस हो गया। क्या हो जाएगा? भक्ति रस हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर ये बाद में आया, ठीक है। ये अब वर्तमान समय में 11 रस है। शांत रस का प्रतिपादन, ठीक है, वात्सल्य का विश्वनाथ ने किया था। इसका किसने किया था? विश्वनाथ ने। वैसे वात्सल्य, वैसे विश्वनाथ। भक्ति रस का किसने किया था? रूप गोस्वामी ने। रूप गोस्वामी ने। अगर आपको इतना डीपली पूछ लेता है, आपको मालूम होना चाहिए। रूप गोस्वामी जो है इसको लाए थे, ठीक है। और इसका जो है शांत रस किसने लाया था? अभिनव गुप्त लाए थे। अभिनव गुप्त लाए थे, ठीक है। यानी ये रस को लाने वाले हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इतना डिटेल दे दिया हूँ आपको, दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम मरम है आना। यानी यहाँ पर जो है यह पंक्ति तुलसीदास की है, कबीरदास की है, केशव की है, सूरदास की है, ठीक है। जल्दी से बताइए, प्रश्न बहुत बढ़िया है, उम्मीद है कि आप इसको कर ले जाओगे।
जल्दी बताइए भाई। 23 नंबर, 23 का ए। हम जान रहे थे कि यहाँ दशरथ को देख करके तुलसीदास लगा सकते हो, मन में ये था मेरे, ठीक है, मन में ये था। क्या जाएगा, यह पंक्ति जो है वह कबीर की है। किसकी है, कबीर की है। कबीर के भी अपने राम है, कबीर के भी क्या है, अपने राम है। इनका जो राम का, लेकिन ये राम दशरथ के राम नहीं है। इसके पीछे रीजन है कि कबीर के जो गुरु हैं, जो इनके गुरु थे वह रामानंद थे। कौन थे, रामानंद थे। और जब एक बार लेट गए तो रामानंद के ऊपर पैर रख दिए थे, रामानंद के मुंह से राम निकला था। उसी राम को उन्होंने गुरु भक्ति का आधार बना लिया। इसीलिए राम, इन्होंने कहते हैं ना कि राम शब्द का खूब प्रयोग किया है। लेकिन दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ठीक है। यानी इनके जो राम है वो मरते नहीं है भाई। दशरथ के जो पुत्र होते हैं वो तो मरेंगे भाई, मनुष्य में अवतरित है। लेकिन हमारे जो राम है, राम नाम का मरम है आना, यानी नहीं मरते। यानी यह दशरथ समझ करके तुलसीदास मत लगा दीजिएगा। बहुत बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, तुलसीदास लगा देते हैं, ठीक है। नहीं, तुलसीदास नहीं लगाना है। इनके भी अपने राम है। और इनकी जो रचना है वह क्या है, बीजक है। क्या है, बीजक है, जिसमें साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी। ये कहते हैं ये नहीं लिखे हैं, इनके शिष्यों ने लिखा हुआ है। ये खुद अपने आप कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर केशव दास का जो सबसे प्रसिद्ध है वह रामचंद्रिका है। कई बार रामचंद्रिका है। इसी रामचंद्रिका के आधार पर इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप हो गया। तुलसीदास के बारे में जानते हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, ठीक है, बरवय रामायण, कई सारी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, जिनका प्रसिद्धि का आधार तो केवल रामचरितमानस ही है, ठीक है। यानी बी आंसर आपका आ गया। आगे देखते हैं कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है। देखो, जब आदिकाल पढ़ोगे ना, आदिकाल, आदिकाल पढ़ोगे, आदिकाल, तो आदिकाल में आपको ना सिद्ध नाथ, जैन, रासो और फुटकल कवि, फुटकल कवि, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अपभ्रंश के प्रथम हेमचंद, स्वयंभू, रामचंद्र, सोमप्रभ सूरी। जल्दी बताइए। तो यहाँ क्या जाएगा, स्वयंभू। इनकी रचना है पाउमचरी, पाउमचरी, ठीक है। इनको अब एक चीज मैं बता दूं आपको, आदिकाल में बहुत ना विवादों का काल रहा है, विरोधों का काल रहा है, व्याघातों का काल रहा है। यहाँ पे एक तो नामकरण को लेकर के, एक तो पहले कवि को लेकर के बहुत सारी वीडियो बनाई आई है। जैसे इनको जो है राम कुमार वर्मा पहला कवि मानते हैं, राम कुमार वर्मा पहला कवि इनको मानते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं बच्चन, क्या बोलते हैं, राहुल साकृत्यायन, राहुल साकृत्यायन, राहुल साकृत्यायन जो है वह सरहपा को पहला कवि मानते हैं, सरहपा को पहला कवि मानते हैं। ऐसे पृथ्वीराज रामचंद्र शुक्ल चंद्र बरदाई को पहला मान बैठते हैं। ऐसे में बात करूं गणपति चंद्रगुप्त जो है वह शालिभद्र सूर्य को मान बैठते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग को मानते हैं, ठीक है। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। देखो, रहीम जो है वह भक्ति काल के कवि है। रहीम जो है, रहीम के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं, आपको पता है। रहीम के दोहे हम लोग थोड़ा बचपन में थे, पढ़ते थे, ठीक है। यहाँ पर जो है खड़ी बोली, अवधि, ब्रज। अब आप देखो, सोचो कि भक्ति काल का समय पीरियड था, भक्ति काल का जो पीरियड था वहाँ दो ही भाषा चलती थी, एक ब्रज और एक अवधि चलती थी, ठीक है। एक ब्रज एक अवधि चलती थी। तो ज़्यादातर इनके जो दोहे हैं वह ब्रज में है, ठीक है। हाँ, वो फ्यूचर के लिए सचिन, अभी के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए, अभी के लिए नहीं है, ठीक है। हाँ, क्या जाएगा,
यह खड़ी बोली में है। मदनाष्टक क्या है, खड़ी बोली में है, ठीक है। इसमें जो है मालनी छंद का प्रयोग हुआ है, मालनी छंद का प्रयोग किए हैं। कृष्ण के प्रेम के बारे में, कृष्ण के प्रेम के वर्ण किसके प्रेम क्या प्रेम का वर्णन है, ठीक है। यानी मदनाष्टक इसलिए मैंने दिया था, मदनाष्टक जो है यह खड़ी बोली में है, यानी हिंदी संस्कृत मिश्र है, ये हिंदी संस्कृत मिश्रित यह रचना है मदनाष्टक। हाँ, ठीक है, सबको समझ में आ गया। वैदेही वनवास, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही मतलब सीता का वनवास, वैदेही सीता का पर्यायवाची है। तो सीता का वनवास के बारे में हो रहा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और श्रीधर पाठक। ये ना बहुत प्रसिद्ध रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियौध की है, ठीक है। इनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध है, प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास, ठीक है। यह जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कई बार परीक्षा में बोला गया है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। सीटेट का रिजल्ट आ चुका है। शायद चेक कर लो, सीटेट का रिजल्ट आ चुका है, चेक कर लीजिए। ठीक है, यानी प्रिय प्रवास यहाँ खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त का साकेत बहुत प्रसिद्ध है। साकेत जो प्रसिद्ध मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूँ। इनका उर्वशी बहुत फेमस है, जिनको इनको पुरस्कार मिला था, ठीक। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली में देखो अब आ गया ना, अगला ही प्रश्न देखो आ गया। चलो लिंक मैं दे दूंगा, मुझे लगता है कल ही रिजल्ट आ गया था, रात में ही आया था मेरे पास नोटिफिकेशन लिंक आया था। चलिए लिंक मैं अभी शेयर करवा दूंगा, मिल जाएगा। यहाँ पर आ गया ना, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौल, ठीक है, आ गया ना। यही मैं देखिए अभी प्रश्न बताया था, तुरंत मैं प्रश्न पूछ लीजिएगा आगे चल करके। एक चीज याद रखिएगा, इसमें कुल 17 सर्ग है, सर्ग पूछ लेता है, 17 सर्ग है, इसीलिए यह महाकाव्य है, यह महाकाव्य है। 17 सर्ग है, याद कर लीजिएगा, 17 सर्ग, ठीक है। इसका पहले नाम ब्रजांगना था, लेकिन उस पर कोई मतलब नहीं है, जो आपको काम का तो मैं बता दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे सरहपा, ठीक है। सरहपा जो है हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? अब देखो सब लोगों ने अलग अलग माना है, ठीक है। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को माना है, चंद बरदाई को पहला कवि माना है, ठीक है। यहाँ पर राहुल सिकताय ने सरहपा को माना है, जो कि सर्वमान्य है, सर्वमान्य है, बाकी सर को नहीं है, इनका सर्वमान्य है, ठीक है। राम को नॉर्मल किसे माना है? स्वयंभू को माना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, स्वयंभू को इन्होंने मान बैठे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह क्या बोलते हैं, पुष्प पुण्य नहीं, थोड़ा सा चलिए, यानी यहां पर हो गया ना। चलिए तो आपका आंसर डी हो गया। आचार्य भरत ने किस रस का प्रयोग स्वीकार नहीं किया? शांत को नहीं किया। अभी मैंने बताया था ना, शांत 9वां रस है, शांत जो है वह 9वां रस, इसको स्वीकार नहीं किया है, ठीक है। शांत रस को स्वीकार नहीं किया है, ठीक है। तो आपको बाकी इन्होंने 8 रस को माने हैं, 8 रस को ही माना है। चलिए, भुजदंड में कौन सा समास है?
जल्दी बताइए। ये हो गया ना। चलो अब यहाँ पे क्या करना है आपको भैया, देखिए टेट के क्लास, टेट का बैच अनाउंस हो चुका है। टेट का बैच जो है अनाउंस हो चुका है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, ऑफलाइन दोनों प्रयागराज। ऑफलाइन कहाँ मिलेगा आपको? प्रयागराज में, प्रयागराज में, ठीक है। आपको जल्दी से ज्वाइन हो जाना क्योंकि सारी क्लासेस चल चुकी हैं। सर नमस्कार, आज आप न्यूज अपडेट, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं इसके बाद लूँगा क्यों, कारण क्या है, बहुत जो है मैं थोड़ा सा विलम्ब हो गया था आने में, ठीक है। यानी आपका टेट का बैच चल रहा है, तो टेट का बैच जो है अनाउंस हो चुका है। यूपी टेट जो है, यूपी टेट जो है 6 से 8 के लिए मात्र आपको 1199 रुपया में पूरा क्लासेज मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको थ्योरी, प्रैक्टिस, रिवीजन, टॉपिक वाइज टेस्ट सब कुछ मिलेगा, जहाँ पे आपको अधिक से अधिक आपको नंबर आएगा। 1 से 5 के लिए 999 रुपये छूट चल रही है, छूट पे है अभी, ठीक है। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपके थ्योरी की क्लासेस चलाई जाएंगी। तो कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है 29 तारीख से, जो भी तारीख 29 तारीख से आपको कुछ नहीं करना है। 96 28 95 92 37 पे कॉल और मैसेज कर लेना है, बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो आज इतना ही, चैनल को शेयर कर दीजिए, अभी क्लासेज और चलने वाली हैं। थैंक यू, धन्यवाद।